students, this is Radhika Gaur with the session number 10 of your chapter Structure of the Atom, and in this session we are going to discuss about question answers of our set 2, that is question answers from our NCERT exercise. जो हमारे इंडेक्स क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस करे थे इन द सेशन नंबर 9, बट इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्या करना है हमें, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है. तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज का कॉलम बनाया हुआ है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ प्रोटॉन्स और यहाँ न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है. तो लोकेशन कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन दैट इज ऑर्बिट्स में वो प्रेजेंट रहते हैं. जो प्रोटॉन्स हैं वो इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी हमारे इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं. एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. जो प्रोटॉन है उन पे भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है. बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है. क्लियर. जो न्यूट्रॉन है उसका जो चार्ज होता है वो निल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता. यदि रिलेटिव चार्ज देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है रिलेटिव, प्रोटॉन्स पे +1 होता है और न्यूट्रॉन्स पे निल रहता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. एब्सोल्यूट मास जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उस पे होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम. प्रोटॉन्स पे होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन पे भी होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम. तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Next question is, what are the limitations of J.J. Thomson's model of the atom? J.J. Thomson का जो मॉडल था उसकी limitations क्या थी? So the J.J. Thomson model could not explain the experimental result of other scientists such as Rutherford, as there is no nucleus in the atomic model proposed by Thomson. जो थॉमसन था पहले तो उसके जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था, ना ही कोई न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस था. वहां पे सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का ही मॉडल गिवन था. ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ भी चीज उसमें गिवन नहीं थी, ना ही उसमें कोई न्यूक्लियस गिवन था और ना ही उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था. दैट इज जो जे.जे. थॉमसन थे उन्होंने सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं किया था, कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया, सिर्फ थ्योरेटिकली हमें बता दिया था कि एटम जो होता है वो ऐसे बना होता है कि पॉजिटिव स्पेयर जो होता है वो पॉजिटिव रहता है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें एम्बेडेड रहते हैं. क्लियर. So the next question is, what are the limitations of Rutherford model of an atom? जो Rutherford का मॉडल था उसकी limitations क्या थी? So any charged particle when accelerated is expected to radiate energy. अभी हम ये सब जानते हैं कि कोई भी charged particle यदि वो accelerate हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो energy को radiate करेगा. To remain in a circular orbit, the electron would need to undergo acceleration. और अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेशन करना ही पड़ेगा. जब एक्सीलरेशन हो रहा है तो रेडिएशन भी होगा एनर्जी का, एनर्जी रेडिएट भी होगी. बट क्या होता है, यदि एनर्जी रेडिएट हो रही है तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस है उसमें गिर जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो ये सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की. Also, Rutherford's model could not explain the distribution of electrons in the extranuclear portion of the atom. Rutherford का मॉडल था, उसने जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिट्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं. इस सब के बारे में भी रदरफोर्ड ने क्लैरिफाई नहीं किया था. So the next question is, describe Bohr model of an atom. बोर का जो मॉडल था उसको हमें डिस्क्राइब करना है. तो बोर ने क्या करा था, पहले उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनके एटम बना होता है. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट्स में रहते हैं. बट जो मेन मॉडल था उन्होंने बताया था कि जो नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उनकी जो लिमिट होती है, फिल होते हैं, जो फिल करने की जो लिमिट होती है वो फिक्स होती है. दैट इज जो के शेल है उसमें 2n स्क्वायर रूल दिया था बोर्ड ने, 2n स्क्वायर रूल, जिसमें n क्या होता था, नंबर ऑफ शेल. उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करते थे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में फिल हो सकते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे, l में 8, m में 18 और n में 32. तो ये था हमारा बोर का मॉडल कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में फिक्स
क्वांटिटी में फिल किए जाते हैं। दैट इज हर शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फिक्स रहता है। क्लियर। ऑल्सो जो बोर्ड थे उन्होंने ये बताया था कि हर शेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स रहती है। क्लियर। जो एनर्जी होती है वो उनकी फिक्स रहती है। तो एनर्जी इस तरीके से होती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस टाइम पे उसे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जब वो एक लेवल से दूसरी लेवल में जंप करता है उस टाइम पे वो एनर्जी को लॉस या गेन कर सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। जो हमारा चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें 3 मॉडल्स के बारे में हमने स्टडी किया, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड बोर्स मॉडल। हमें क्या करना है, उन तीनों के बीच में कंपैरिजन करना है। क्लियर। सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इन अ थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन के मॉडल में क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्फीयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। रदरफोर्ड के मॉडल में जो पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और बोर के मॉडल में भी क्या था, दैट पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर। बट जो थॉमसन का मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर। जो पॉजिटिव स्फीयर था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एम्बेडेड रहते थे, जैसे वाटरमेलन के रेड एडिबल पार्ट में जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट जो बोर्ड थे उन्होंने इसको और वेरीफाई करके और क्लैरिफाई करके बताया दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स विद डिफाइनाइट एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, बट उनका जो रिवॉल्वेशन होता है वो डिफाइंड ऑर्बिट्स में होता है और डेफिनेट एनर्जी की ऑर्बिट्स होती हैं वो। क्लियर। तभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली रोटेट कर पाते हैं, रिवॉल्व कर पाते हैं, और वो अपनी एनर्जी को लॉस करके न्यूक्लियस में गिर नहीं सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। So the next question is define valency by taking the example of silicon and oxygen। आपको क्या करना है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एग्जांपल लेना है और उसके बेसिस पे आपको वैलेंसी को डिफाइन करना है। सो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कोई भी एटम की वो कैपेसिटी टू फॉर्म एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, किसी भी एलिमेंट के एटम की वो कैपेसिटी जिसके थ्रू वो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है इज नोन एज इट्स वैलेंसी। उसी को क्या बोलते हैं, हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो सिलिकॉन 14 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,4। क्लियर। तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 8-4, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 4 थे तो वैलेंसी हो जाएगी 8-4 इज इक्वल टू 4। ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। क्लियर। तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी 8-6 दैट इज 2, क्योंकि उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 8-6 इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो गई हमारी जो वैलेंसी है उसका क्या होती है वैलेंसी, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जो सिलिकॉन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, जबकि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी 2 होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के बाद के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल रहते हैं। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे उसका एटॉमिक नंबर वही होगा। क्लियर। जो मास नंबर है वो क्या होता है, a total number of protons and neutrons present in one atom of the element is known as mass number। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर दैट इज जो प्रोटॉन्स हैं उसके नंबर्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को प्लस कर दिया जाए तो वो क्या होगा, मास नंबर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए यदि एटॉमिक नंबर का मैं एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा कितना 11। क्लियर। क्योंकि उसमें 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और मास नंबर सोडियम का क्या हो जाएगा 23। क्यों, क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। 11 + 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। तो मास नंबर उसका 23 हो गया और एटॉमिक नंबर उसका क्या हो गया 11। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज आइसोटोप्स। Isotopes are defined as atoms of same element having the same atomic number but different mass number। Isotopes क्या होते हैं, वो substances, वो atoms जिनके atomic number तो हमारे same रहते हैं बट जो मास नंबर रहता है उनका डिफरेंट रहता है। एग्जाम्पल के लिए जो क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप्स हो जाते हैं 17Cl35 एंड 17Cl37। क्लियर।
तो ये हो गए हमारे क्लोरीन के आइसोटोप्स। और आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोबार्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर सेम होता है। क्लियर? एग्जांपल में आर्गन और कैल्शियम दोनों आइसोबार्स का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है दोनों का सेम रहता है। क्लियर? अब बता दिए जो आइसोटोप्स हैं उसके यूजेस क्या होते हैं। सो द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 235 is used as fuel for the production of electricity in nuclear reactor। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं एज अ फ्यूल और वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज होता है। वहीं पे जो यूरेनियम 238 है उसे हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एज ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स। जो काफी पुराने रॉक्स हो जाते हैं और अर्थ है उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हम यूरेनियम 238 का यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। So the next question is Na plus has completely filled K and L shells. Explain. Na plus में completely filled shell होती है, कैसे आप explain कर सकते हो? देखो यहाँ पे सिर्फ Na एटम है, क्लियर? Na एलिमेंट का एटम है जिसका 11 एटॉमिक नंबर हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो Na को जब हम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो Na प्लस आयन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर? Na प्लस आयन बन रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,8। 2 दैट इज K शेल हमारी फेल हो गई क्योंकि K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L शेल भी हमारी फेल हो गई क्योंकि L में हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो Na प्लस है उसकी जो शेल्स होती हैं K और L दोनों ही फेल्ड रहती हैं। So the next question is, if bromine atom is available in the form of you can say two isotopes, 35 bromine 79 and 35 bromine 81. Calculate the average atomic mass of bromine atom. हमें क्या निकालना है? ब्रोमीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप, एक आइसोटोप का एटॉमिक मास लिखो इनटू परसेंटेज एज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू 100 plus atomic mass of second isotope. It's not 11, it's second isotope. Clear? Into percentages of second isotope upon 100. Clear? तो एवरेज मास क्या हो जाएगा ब्रोमीन का? हमने उसके पहले आइसोटोप को लिखा, उसका एटॉमिक मास लिखा इनटू जो उसकी परसेंटेज एज है, यहाँ पे गिवन है ना 49.7, हमने उसको राइट डाउन करा अपॉन 100 प्लस का जो एटॉमिक मास है हमारा सेकंड आइसोटोप का दैट इज 81 प्लस का जो हमारा सेकेंड आइसोटोप है उसकी परसेंटेज एज दैट इज 50.3 अपॉन 100। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 39.263 प्लस 40.743 इज इक्वल टू आ जाएगा 80.006। क्लियर? तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा ब्रोमीन एटम का? 80.006। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X is 16.2 यूनिट। What are the percentage of isotopes 8x16 and 8x18 in the sample? जो हमारी एवरेज एटॉमिक मास है सैंपल का वो गिवन है, कितना है? 16.2 यूनिट्स गिवन है। तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है कि 8x16 और 8x18 की परसेंटेज क्या होगी सैंपल में। लेट द परसेंटेज ऑफ 8x16 इज इक्वल टू x। यदि हमने 8x16 की परसेंटेज x मान ली तो 8x18 की क्या हो जाएगी? 100 माइनस x हो जाएगी। क्लियर? एटॉमिक मास ऑफ x का एटॉमिक मास हमें गिवन है 16.2 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा 16 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस का x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16x हो गया अपॉन 100 प्लस 18 की इंटू 100 में करिए 1800 माइनस का 18 की इंटू माइनस x में करिए तो माइनस का 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.2। इसको हम ऑल सॉल्व आउट करेंगे तो 16x प्लस का 1800 माइनस का 18x इज इक्वल टू 1620। क्लियर? इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 1800 प्लस का 1620। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 अपॉन 2 दैट इज 90%। अब x जब हमारा 90% है तो 8x18 क्या होगा? उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10%। तो आइसोटोप जो 8x16 है
वो कितने परसेंट अवेलेबल होगा, 90%, और जो आइसोटोप 8x18 है वो 10% अवेलेबल होगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if Z is equals to 3 what will be the valency of the element, also name the element। यदि Z is equals to 3 है तो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। अब देखो Z is equals to 3 है, इसका मतलब हो गया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1, तो वैलेंसी उसकी 1 हो गई। 2,1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज उसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया। एटॉमिक नंबर 3 है तो वो क्या होगा, एलिमेंट लिथियम होगा। So the next question is composition of nuclei of two species X and Y are given। प्रोटॉन्स X में 6 है, Y में 6 है। न्यूट्रॉन्स X में 6 है, Y में 8 है। गिव द मास ऑफ X एंड Y। मास बताना है आपको X एंड Y का, और रिलेशन बताना है दोनों स्पीसीज के बीच में रिलेशन क्या है। मास ऑफ X इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 + 8 इज इक्वल टू 16 यूनिट। Y का मास निकालने के लिए 8 प्रोटॉन्स प्लस 10 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। क्लियर? तो X और Y जो है दोनों आइसोटोप्स हैं सिंस दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स। J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleus। क्या जो J.J. Thomson थे उन्होंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसमें सिर्फ न्यूक्लियस होते हैं। जो J.J. Thomson थे उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया ही नहीं था, तो ये फॉल्स है। क्लियर? Neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral। जो न्यूट्रॉन है वो कैसे फॉर्म होता है, जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है उनके कंबाइनिंग से इसलिए न्यूट्रल होता है। ट्रू। The mass of an electron is 1/2000 times of that of proton। True। The isotope of iodine is used for making tincture iodine which is used as medicine। False, क्योंकि जो tincture iodine ऐसे फॉर्म नहीं होता। So the next question is Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of Rutherford का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग स्टेटमेंट था, एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू हमने एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर ए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है। आइसोटोप में क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोरीन एटम आर। यहाँ पे देखो क्लोरीन नहीं है, इसमें है Cl नेगेटिव आयन। क्लियर? यदि क्लोरीन एटम होता तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें 7 होते, बट यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन है, दैट इज उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए Cl नेगेटिव आयन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर? क्योंकि आयन है ना कि क्लोरीन एटम है। आयन है इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन कर लिया है, तो 7 तो उसमें पहले से थे, एक उसने गेन कर लिया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो जाएगी 8। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 1। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर डी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। आज हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। In next sessions, in next chapters, we will discuss more about our science book. Till then, good luck.